नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भूगोल के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट्स जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेबुला परिकल्पना। इस सिद्धांत को जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने प्रस्तुत किया था, जिसे बाद में 1796 में लाप्लास ने संशोधित किया। संशोधित नेबुला परिकल्पना। यह सिद्धांत ओटो श्मिट और कार्ल विजास्कर द्वारा दिया गया था। इनके अनुसार ग्रहों का निर्माण गैसीय बादल में मौजूद कणों के घर्षण और आपस में टकराने से हुआ। प्लैनेटसिमल परिकल्पना। यह परिकल्पना 1900 में चैम्बरलिन और मॉल्टन ने दी थी, जिसे बाद में सर जेम्स जीन्स और सर हेरोल्ड जेफरी ने भी अपना समर्थन दिया। इस सिद्धांत के मुताबिक एक भटकता हुआ तारा सूर्य के पास आया, जिसके चलते सूर्य की सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ अलग हो गया। बिग बैंग सिद्धांत। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है, जिसे 1920 के दशक के आखिर में जॉर्ज लेमैत्रे ने प्रतिपादित किया था। प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडविन हबल ने 1920 में यह प्रमाण दिया कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, यानी आकाश गंगाओं के बीच की जगह बढ़ रही है। तारों का निर्माण। अब जानते हैं कि तारों का निर्माण कैसे हुआ। शुरुआत में ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा का वितरण एक समान नहीं था। इसी वजह से गुरुत्वाकर्षण बलों में शुरुआती घनत्व अंतर के कारण पदार्थ एक दूसरे की ओर खींचने लगे। आकाश गंगाएं हाइड्रोजन गैस के एक बहुत बड़े बादल, जिसे नेबुला कहते हैं, कि जमा होने से बनती है। बढ़ते हुए नेबुला में गैस के छोटे छोटे स्थानीय गुच्छे बनने लगते हैं। ये गुच्छे ही बाद में घने गैसीय पिंडों में विकसित होकर तारों का रूप लेते हैं। ग्रहों का निर्माण। तारों के बाद चलिए देखते हैं कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। दरअसल तारे नेबुला के अंदर गैस के स्थानीयकृत ढेर होते हैं। इन ढेरों के भीतर मौजूद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गैस के बादल में एक केंद्र कोर का निर्माण होता है। इसी कोर के चारों ओर गैस और धूल का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ डिस्क विकसित होता है। अगले चरण में गैस का बादल धीरे धीरे संघनित होने लगता है। कोर के चारों ओर का पदार्थ छोटे छोटे गोल पिंडों में विकसित होता है, जिन्हें बाद में प्लैनेटसिमल यानी छोटे पिंडों की बड़ी संख्या कहा गया। और आखिरी चरण में यही बड़ी संख्या में मौजूद छोटे प्लैनेटसिमल आपस में जुड़कर कुछ बड़े पिंडों का निर्माण करते हैं, जो हमारे ग्रह बन जाते हैं। अब बात करते हैं हमारे अपने सौर मंडल की। हमारे सौर मंडल में हमारा सूर्य, जो एक तारा है, 8 ग्रह, 63 चंद्रमा, उपग्रह, लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु और बड़ी मात्रा में धूल के कण और गैसें शामिल हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्रीय तारा है। सौर मंडल के 8 ग्रह इस प्रकार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य के सबसे नजदीक भी है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति पृथ्वी के समान है। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह दिलचस्प है कि शुक्र और यूरेनस की घूर्णी धुरी का झुकाव इतना ज्यादा है कि ये ग्रह बाकी ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमते हैं। चलिए अब ग्रहों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटते हैं: आंतरिक या स्थलीय ग्रह। ये ग्रह आकार में छोटे होते हैं और इनका घनत्व अधिक होता है। ये सूर्य के करीब बने, जहां सूर्य की तेज हवाओं ने गैसों और धूल को उड़ा दिया, जिससे इनकी ठोस और चट्टानी सतह बन गई। उदाहरण है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाहरी या जोवियन ग्रह। ये ग्रह आकार में बड़े होते हैं, लेकिन इनका घनत्व कम होता है। ये सूर्य से काफी दूर बने, जहां सौर हवाएं कम तीव्र थी। इस वजह से गैसें वहां से हटी नहीं और इनकी गैसीय सतह बनी रही। उदाहरण है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। चंद्रमा। अब बात करते हैं हमारे प्यारे चंद्रमा की।
चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है और ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी से ज्वारीय रूप से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि चंद्रमा लगभग 27 दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाता है और उसे एक घूर्णन पूरा करने में भी इतना ही समय लगता है। इस ज्वारीय लॉकिंग के कारण ही हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ये माना जाता है कि चंद्रमा का निर्माण एक बहुत बड़े टकराव का परिणाम है, जिसे बिग स्प्लिट भी कहा जाता है। पृथ्वी का विकास। हमारी पृथ्वी का विकास कैसे हुआ, इस पर आते हैं। पृथ्वी की संरचना के बारे में हमें जानकारी ज्वालामुखी विस्फोटों और भूकंपीय तरंगों जैसे स्रोतों से मिलती है। हमारी पृथ्वी में क्रस्ट, मेंटल और कोर जैसी संकेंद्रित परतें हैं, यानी एक के अंदर एक परतें। बाहरी अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। क्रस्ट से कोर की ओर बढ़ते हुए पदार्थ का घनत्व लगातार बढ़ता जाता है। हमारी पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। 7. जीवन की उत्पत्ति। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन की उत्पत्ति। शुरुआत में पृथ्वी का वायुमंडल जीवन के विकास के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं था। आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति एक प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया का ही परिणाम है। इस ग्रह पर अलग अलग समय में मौजूद जीवन का रिकॉर्ड हमें चट्टानों में जीवाश्मों के रूप में मिलता है। ये अनुमान लगाया जा सकता है कि पृथ्वी पर जीवन लगभग 3,800 मिलियन वर्ष पहले विकसित होना शुरू हुआ था। पृथ्वी, कुछ सामान्य तथ्य। चलिए पृथ्वी के बारे में कुछ और सामान्य तथ्य जानते हैं। सूर्य से औसत दूरी 149 मिलियन किलोमीटर। आकार, ये एक जियोइड है, यानी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई। भूमि और जल का अनुपात 3:07, यानी जमीन से कहीं ज्यादा पानी है। पृथ्वी गोल्डलॉक्स जोन में स्थित है। ये वो क्षेत्र है जहां पानी तरल अवस्था में मौजूद हो सकता है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। ये सौरमंडल का सबसे घना ग्रह भी है। अक्षांश। अब भूस्मान्यताओं पर आते हैं, जिसमें अक्षांश और देशांतर प्रमुख है। अक्षांश पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु की कोणीय दूरी होती है, जिसे पृथ्वी के केंद्र से डिग्री में मापा जाता है। ये रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं, इसलिए इन्हें अक्षांश के समानांतर भी कहते हैं। कुल 181 अक्षांश होते हैं। प्रत्येक अक्षांश रेखा 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाती है। भूमध्य रेखा, ये एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को ठीक 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। अब भूस्मान्यताओं पर आते हैं, जिसमें अक्षांश और देशांतर प्रमुख है। अक्षांश पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु की कोणीय दूरी होती है, जिसे पृथ्वी के केंद्र से डिग्री में मापा जाता है। ये रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं, इसलिए इन्हें अक्षांश के समानांतर भी कहते हैं। कुल 181 अक्षांश होते हैं। प्रत्येक अक्षांश रेखा 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाती है। भूमध्य रेखा, ये एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को ठीक 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश इस प्रकार है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री। उत्तरी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में है। मकर रेखा 23.5 डिग्री। दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में है। आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री। उत्तरी अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री। दक्षिणी अक्षांश भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। सबसे बड़ा वृत्त भूमध्य रेखा 0 देगी। अक्षांश है, जबकि ध्रुवों पर ये रेखाएं एक बिंदु 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण तक सिकुड़ जाती है। 10. देशांतर। अक्षांश के बाद देशांतर की बात करते हैं। किसी स्थान का देशांतर प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी होती है, जिसे भी डिग्री में मापा जाता है। ये प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व और पश्चिम में 0 डिग्री से 180 डिग्री तक भिन्न होता है। प्रधान मध्याह्न रेखा प्राइमरीडियन
1884 में यह तय किया गया कि लंदन के पास ग्रीनविच में रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरने वाली मध्याह्न रेखा को शून्य मध्याह्न रेखा माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम की ओर का समय हमेशा पूर्वी ओर से एक दिन आगे रहता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पूर्व से पश्चिम की ओर तिथि रेखा पार करने वाला यात्री एक दिन खो देता है, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर उसे एक दिन मिल जाता है। 11 मानक समय। अब समझते हैं मानक समय क्या है। अलग अलग देशांतरों पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय स्वाभाविक रूप से अलग अलग होता है। भारत में 82.5 डिग्री। पूर्वी देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है। इस मध्याह्न रेखा पर जो स्थानीय समय होता है उसे पूरे देश के लिए मानक समय, भारतीय मानक समय IST के रूप में लिया जाता है। भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। पृथ्वी के ताप कटिबंध। पृथ्वी को सूर्य के प्रकाश के आधार पर विभिन्न ताप कटिबंधों में बांटा गया है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र टॉरिड ट्रॉपिकल जोन, इस क्षेत्र में दोपहर का सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है, इसलिए यहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन, यहां सूर्य कभी भी कटिबंधों से परे किसी अक्षांश पर सीधे सिर के ऊपर नहीं चमकता, इसलिए यहां मध्यम गर्मी पड़ती है। शीत कटिबंध फ्रिजिड जोन, इस क्षेत्र में सूर्य क्षितिज से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठता। यही कारण है कि यहां सबसे कम गर्मी होती है और यह बहुत ठंडा क्षेत्र होता है। 13 पृथ्वी की गतियां। हमारी पृथ्वी 2 मुख्य गतियां करती है। घूर्णन रोटेशन। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसे एक घूर्णन पूरा करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। इसके मुख्य प्रभाव है दिन और रात का चक्र और कोरियोलिस बल का उत्पन्न होना। परिक्रमण रेवोल्यूशन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार पथ में चक्कर लगाती है। इसे एक परिक्रमण पूरा करने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। सूर्य से पृथ्वी की सबसे निकटतम दूरी, जिसे पेरिहेलियन कहते हैं, 3 जनवरी को होती है और सूर्य से सबसे दूर की दूरी, जिसे अपहेलियन कहते हैं, 4 जुलाई को होती है। परिक्रमण के मुख्य प्रभाव है दिन और रात की बदलती लंबाई और पृथ्वी के झुकाव के कारण होने वाली ऋतुएं। 14 ग्रहण। आखिर में बात करते हैं ग्रहण की। ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो तब होती है जब एक खगोलीय पिंड दूसरे खगोलीय पिंड की छाया में आ जाता है। यह तब होता है जब 3 खगोलीय पिंड एक सीधी रेखा में होते हैं, जिसे सिजिगी कहते हैं। सूर्य ग्रहण यह तब होता है जब चंद्रमा सूर्य के सामने से गुजरता है, जैसा कि पृथ्वी से देखा जाता है। यह हमेशा अमावस्या के दिन होता है। यह 3 प्रकार का होता है: आंशिक, वलयाकार, एन्युलर और पूर्ण सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण यह तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया से होकर गुजरता है। यह केवल पूर्णिमा के दौरान होता है। यह 2 प्रकार का होता है: आंशिक और पूर्ण चंद्र ग्रहण।